नोएडा का एक फ्लैट। दरवाज़ा अंदर से बंद है और अंदर मिलती हैं 2 लाशें, एक 14 साल की लड़की की और घर के ही नौकर की। ये भारत के शायद सबसे चर्चित, सबसे रहस्यमय मामलों में से एक की शुरुआत थी। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद आज तक पूरी तरह मिला ही नहीं। बिल्कुल। और हम बात कर रहे हैं 2008 के आरुषि तलवार हेमराज हत्याकांड की। नोएडा की जलवायु विहार में वो 15-16 मई की रात, उस रात जो हुआ उसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हाँ। 14 साल की आरुषि तलवार और उनके घर में ही काम करने वाले 45 साल के हेमराज बंजाडे, दोनों की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और ये सब हुआ आरुषि के माता पिता डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नूपुर तलवार के फ्लैट में। वो दोनों डेंटिस्ट हैं ना? जी हाँ, दोनों डेंटिस्ट हैं। और हमारी आज की जो ये चर्चा है, ये एक विश्लेषण पर आधारित है जिसका टाइटल है आरुषि तलवार हेमराज हत्याकांड, अनसुलझा रहस्य। और ये विश्लेषण इस पूरे मामले के जो अलग अलग पेचीदा पहलू हैं उनको सामने रखता है। अच्छा, तो आज हम कोशिश करेंगे इस पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से समझने की। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इस जटिल मामले की परतें खोली जाएं। मतलब उस रात असल में क्या हुआ, जांच किन दिशाओं में गई, क्यों भटकी, अदालतों में क्या दलीलें रखी गईं, और वो कौन से सवाल हैं जो इतने साल बाद भी, अब तो 2025 आ गया है, आज भी जवाब मांग रहे हैं। सही बात है। जैसे ये कि कैसे शक की सुई पहले नौकर पर गई, हाँ, फिर एकदम से घूमकर माता पिता पर आ गई। बिल्कुल। और फिर आखिर में अदालत का फैसला क्या रहा, या शायद जैसे आपने कहा, फैसला किसी एक तरफ पूरी तरह झुक ही नहीं पाया। यही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस रात की ही, 15-16 मई 2008। क्या पता है हमें उस रात के बारे में? क्या हुआ था उस शाम? देखिए, जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से 15 मई की शाम डॉक्टर राजेश तलवार एक डेंटल कॉन्फ्रेंस से लौटे थे। परिवार ने नॉर्मल तरीके से साथ में डिनर किया। आरुषि, जो उस वक्त DPS नोएडा में पढ़ती थीं, काफी ब्राइट स्टूडेंट थीं, वो अपने कमरे में सोने चली गई। ओके। घर में उस वक्त उनके माता पिता और घरेलू सहायक हेमराज, ये तीनों मौजूद थे। अब अनुमान यही लगाया जाता है कि हत्याएं रात करीब 12 बजे से 1 बजे के बीच हुई। और सबसे अहम बात जो शुरू से पहली बनी हुई है, हाँ, वो ये कि फ्लैट का जो मेन दरवाजा था वो अंदर से बंद था और बाहर से किसी के जबरदस्ती घुसने के या ताला तोड़ने के कोई निशान नहीं मिले। अंदर से बंद दरवाजा? हाँ, ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या मतलब, कातिल घर के अंदर ही था या कोई और रास्ता था जिसके बारे में पता नहीं चला? खैर, अगली सुबह क्या हुआ 16 मई को? अगली सुबह करीब 6 बजे घर की दूसरी नौकरानी थी, भारती नाम बताया जाता है उनका। वो रोज की तरह काम पर आईं। उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ देर बाद डॉक्टर नूपुर तलवार ने दरवाजा खोला, लेकिन सिर्फ अंदर वाला लकड़ी का दरवाजा। अच्छा। बाहर का जो लोहे का ग्रिल वाला गेट था वो अंदर से बंद था। उसे नूपुर तलवार ने खोला। फिर जब भारती अंदर आई और आरुषि के कमरे की तरफ गईं, या शायद सिर्फ झांका ही होगा, तो जो देखा उसके बाद वो चीख पड़ी। क्या देखा उन्होंने? आरुषि का शव उसके बिस्तर पर पड़ा था, एक चादर में लिपटा हुआ, गला किसी तेज धार वाले हथियार से रेता हुआ था और सिर पर किसी भारी चीज से चोट के गहरे निशान थे। बहुत ही भयानक मंजर था। ओह, ये तो बहुत ही शॉकिंग रहा होगा। जाहिर है पुलिस को बुलाया गया। फिर पुलिस का पहला रिएक्शन क्या था? उनकी पहली सोच क्या बनी? हाँ, पुलिस मौके पर पहुंची और शुरुआती जांच में ही उनका शक सीधा घर के नौकर हेमराज पर गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो गायब था? बिल्कुल, क्योंकि वो घर से गायब था। पुलिस का पहला अंदाजा यही बना कि हेमराज ने ही आरुषि की हत्या की है और वो शायद नेपाल भाग गया है, क्योंकि वो वहीं का रहने वाला था। नोएडा पुलिस ने फ्लैट को सील तो कर दिया, लेकिन यहीं पर उनसे एक बहुत बड़ी चूक हुई, एक ऐसी गलती जिसने बाद में पूरे केस को बहुत प्रभावित किया। क्या चूक थी वो? क्या गलती हुई? उन्होंने फ्लैट की छत की तलाशी ही नहीं ली। छत की तलाशी नहीं ली? शायद वो हेमराज को कातिल मानकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें लगा ही नहीं कि घर के किसी और हिस्से की भी धुंधली तलाशी की जरूरत है। ये सिर्फ एक लापरवाही नहीं थी, ये शायद उस सोच का नतीजा था कि नौकर ही कातिल होगा। इसी सोच ने जांच को शुरू से ही एक खास दिशा में मोड़ दिया। और मीडिया में भी फिर यही चलने लगा होगा कि नौकर फरार है, वही कातिल है। हाँ, बिल्कुल। 16 मई को पूरे दिन मीडिया में यही कहानी चलती रही। हेमराज मुख्य संदिग्ध है,
पुलिस उसकी तलाश कर रही है। डॉक्टर राजेश तलवार ने भी पुलिस को जो अपने शुरुआती बयान दिए उनमें हेमराज पर ही शक जाहिर किया था। पूरा माहौल एक तरह से हेमराज के खिलाफ बन चुका था। लेकिन ये कहानी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई है ना। अगले ही दिन 17 मई को कुछ और ही सामने आ गया। जी हाँ, 17 मई की सुबह जब कुछ रिश्तेदार और पुलिस के लोग फ्लैट पर मौजूद थे तो किसी ने छत पर जाने की सोची, शायद गर्मी के वजह से या एसी यूनिट देखने के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे के गौतम, जो तलवार परिवार के दोस्त थे। वो छत पर गए और वहां जो उन्होंने देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। क्या था छत पर? छत के एक कोने में खून से लथपथ हेमराज का शव पड़ा था। क्या? उसी घर की छत पर? जिसका मतलब है पुलिस ने एक दिन पहले देखा ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। हेमराज की लाश उसी घर के छत पर 24 घंटे से ज्यादा पड़ी रही और पुलिस को पता ही नहीं चला। और इसकी चोटें भी लगभग वैसी ही थीं जैसी आरुषि की थी, गला रेता हुआ और सिर पर भारी चोट के निशान। ऐसा लग रहा था कि उसे घसीटकर छत के कोने में छिपाने की कोशिश की गई थी और ऊपर से कूलर का पैनल भी रख दिया गया था। बाप रे! और यहीं से मामला एकदम पलट गया होगा। पुलिस की जो इतनी बड़ी लापरवाही थी, इसने तो उन्हें सीधे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया होगा। बिल्कुल, पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे। उन पर लापरवाही के आरोप लगे, सबूतों से छेड़छाड़ के शायद सबूत छिपाने तक के आरोप लगे। सोचिए, 2 हत्याएं हुई थीं और पुलिस एक शव को ढूंढ ही नहीं पाई जो उसी घर की छत पर था। इस खोज ने जांच की दिशा ही पूरी तरह बदल दी। अब सवाल ये नहीं था कि हेमराज कहाँ भागा। हाँ, अब सवाल ये था कि अगर हेमराज भी मारा गया तो फिर इन दोनों हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? एग्जैक्टली। और यहीं से जांच का वो लंबा, उलझा हुआ और बहुत ज्यादा विवादों वाला दौर शुरू हुआ। पहले तो नोएडा पुलिस ने ही जांच जारी रखी, करीब 16 मई से 31 मई 2008 तक। नोएडा पुलिस, उन पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वो जल्दबाजी में या दबाव में काम करते हैं। क्या यहाँ भी कुछ ऐसा ही लगा? उनकी थियरी क्या बनी फिर? कह सकते हैं नोएडा पुलिस की जांच थोड़ी जल्दबाजी में लगी और शायद कुछ पहले से बनी हुई धारणाओं पर आधारित भी। हेमराज का शव मिलने के बाद उनका शक सीधा आरुषि के माता-पिता पर गया, खासकर डॉक्टर राजेश तलवार पर। और उन्होंने 23 मई को डॉक्टर राजेश तलवार को गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार कर लिया? किस बिना पर? क्या थ्योरी थी उनकी? उनकी थ्योरी ये थी कि राजेश तलवार ने देर रात आरुषि और हेमराज को किसी आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और गुस्से में आकर, जिसे उन्होंने ऑनर किलिंग का नाम दिया, दोनों की हत्या कर दी। उन्होंने ये भी दावा किया कि हत्या गोल्फ स्टिक और सर्जिकल स्कैल्पेल से की गई। ऑनर किलिंग? ये तो बहुत बड़ा आरोप था। लेकिन इस थियरी के साथ साथ नोएडा पुलिस की जांच में कई गंभीर प्रोसीजरल लैप्सेस, मतलब प्रक्रियात्मक चूक भी सामने आई। जैसे कि फॉरेंसिक टीम के लोगों ने ग्लव्स नहीं पहने थे। ग्लव्स नहीं पहने? जी। जिससे फिंगरप्रिंट्स जैसे अहम सबूत खराब होने का खतरा बढ़ गया। क्राइम सीन को ठीक से सिक्योर नहीं किया गया। बहुत सारे लोग आते जाते रहे। इससे बिस्तर की चादर, तकिए, आरुषि के कपड़े, यहाँ तक कि खून के धब्बे जैसे अहम सबूत या तो नष्ट हो गए या कंटेमिनेटेड हो गए, मतलब दूषित हो गए। तो मतलब सबूतों के साथ शुरू में काफी खिलवाड़ हो गया एक तरह से। बिल्कुल। नोएडा पुलिस ने दावा तो किया कि उन्होंने 60-100 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट तैयार की है, लेकिन उसे सबूतों के लिहाज से काफी कमजोर माना गया। और शायद इन्हीं सब चूकों और पब्लिक प्रेशर की वजह से केस सीबीआई को गया होगा। हाँ, बिल्कुल। मामला इतना सेंसिटिव था और नोएडा पुलिस की जांच पर इतने सवाल उठ रहे थे कि 31 मई 2008 को उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया। लोगों को लगा कि चलो अब सच सामने आएगा। लेकिन सीबीआई की जांच भी कोई सीधी सपाट नहीं रही। उसमें भी कई पेंच और विरोधाभास सामने आए। सीबीआई जांच में क्या पेंच थे? मैंने सुना है कि इसमें भी अलग अलग टीमें थी। ये सच है? हाँ, ये भी इस केस का एक बहुत ही अजीब पहलू है। सीबीआई में भी इस मामले को 2 अलग-अलग टीमों ने देखा और मजे की बात ये कि दोनों के निष्कर्ष एक दूसरे से काफी अलग थे। अच्छा। पहली टीम, जिसे अरुण कुमार लीड कर रहे थे, उन्होंने अपनी जांच के बाद दिसंबर 2010 में गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। क्लोजर रिपोर्ट मतलब केस बंद करने की सिफारिश? हाँ, क्लोजर रिपोर्ट का मतलब यही होता है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि शक तो तलवार दंपत्ति, खासकर राजेश तलवार पर ही मजबूत है, लेकिन उनके खिलाफ इतने पुख्ता सबूत नहीं है कि मुकदमा चलाया जा सके और सजा हो सके।
इसलिए सबूतों के अभाव में केस बंद कर देना चाहिए। इस टीम ने तलवार दंपत्ति के यहाँ पहले काम करने वाले 3 नौकरों कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल की भूमिका की भी जांच की थी, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई निर्णायक सबूत नहीं मिले। पर कोर्ट ने ये क्लोजर रिपोर्ट मानी नहीं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पेशल सीबीआई जज प्रीति सिंह थी। उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य बताए गए हैं वो तलवार दंपत्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए काफी हैं। अदालत ने सीबीआई को कहा कि या तो फिर से जांच करें या तलवार दंपत्ति पर आरोप तय करें। तो फिर सीबीआई ने क्या किया? इसके बाद सीबीआई ने तलवार दंपत्ति पर ही मुकदमा चलाने का फैसला किया और जांच की जिम्मेदारी एक नई टीम को दी गई, जिसे एजीएल कॉल लीड कर रहे थे। तो इस दूसरी सीबीआई टीम ने क्या अलग पाया? क्या उन्हें कोई नए सबूत मिले या ज्यादा मजबूत सबूत? देखिए, नए सबूत के यहाँ तो मुश्किल है, लेकिन दूसरी टीम ने पहले से जो परिस्थितिजन्य सबूत थे उन्हीं की कड़ियों को जोड़कर तलवार दंपत्ति के खिलाफ एक मजबूत केस बनाने पे ज्यादा जोर दिया। सबूतों को लेकर तो शुरू से ही काफी विवाद रहा है। जैसे कौन से सबूत थे जिन पर ज्यादा बहस हुई? जैसे एक अहम सबूत गोल्फ क्लब सेट को माना गया। उसमें से एक क्लब गायब था, जो बाद में तलवार दंपत्ति के घर से ही मिला। दावा किया गया कि शायद इसी से सिर पर चोट मारी गई होगी और उस पर खून के निशान भी मिले, लेकिन डिफेंस का कहना था कि निशान या तो बहुत हल्के थे या ये ठीक से साबित ही नहीं हो पाया कि वो किसके खून के थे। कुछ आरोप ये भी लगे कि उन पर बाद में निशान लगाए गए। अच्छा, और वो दरवाजे वाली बात जो अंदर से बंद था? हाँ, फ्लैट का लॉक सिस्टम, उस पे भी बहुत बहस हुई। दरवाजा अंदर से बंद था तो कोई बाहर का आदमी कैसे आया, और अगर कोई बाहर ही नहीं आया तो अंदर जो 4 लोग थे उनमें से 2 की हत्या बाकी 2 ने क्यों और कैसे की? बैल्कनी की रास्ते का किसी और तरीके से किसी के आने जाने का कोई सबूत नहीं मिला। फिर जो घटना का समय था उसको लेके भी अलग अलग बयानों में फर्क था। इंटरनेट राउटर की एक्टिविटी से भी कुछ पता करने की कोशिश हुई, लेकिन वो भी कोई फाइनल जवाब नहीं दे पाई। और शायद नार्को टेस्ट भी हुए थे इस मामले में, उनका क्या नतीजा रहा? हाँ, 2010 में राजेश और नूपुर तलवार दोनों का नार्को एनालिसिस टेस्ट किया गया था। नार्को टेस्ट में व्यक्ति को कुछ दवाएं देकर अर्धचेतन अवस्था में लाया जाता है ताकि सच निकलवाया जा सके। हालांकि इसकी कानूनी मान्यता बहुत सीमित है। तो क्या उन्होंने कुछ कबूल किया? दायरे में थे कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल। उनके भी नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुए थे, लेकिन उनसे भी कोई ऐसा ठोस सुराग या कबूलनामा नहीं मिला जिसके आधार पर उन्हें दोषी ठहराया जा सके। इसीलिए बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। ये बात भी तो है कि इतने सालों बाद, अब 2025 तक आते आते, कुछ पुराने सीबीआई अधिकारियों ने खुद माना है कि जांच में कमजोरियां थीं, खासकर शुरुआती दौर में सबूत इकट्ठा करने में और क्राइम सीन को सुरक्षित रखने में। जी हाँ, ये स्वीकारोक्तियां दिखाती हैं कि मामला शुरू से ही कितना पेचीदा और उलझा हुआ था। इस केस में 600 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ हुई, लेकिन उनमें से कई अहम गवाह बाद में अपने बयानों से पलट गए या उनके बयानों में विरोधाभास पाया गया। जांच एजेंसी पर गवाहों को सिखाने पढ़ाने या दबाव डालने के आरोप भी लगे। मतलब कुल मिलाकर जांच का रास्ता बहुत ही पथरीला और विवादों से भरा रहा। तो आखिर में ये मामला अदालत पहुंचा। ट्रायल कोर्ट यानी गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत का फैसला क्या रहा? तलवार दंपति के खिलाफ 2012-13 में मुकदमा चला। सीबीआई ने अपनी तरफ से परिस्थितिजन्य सबूतों की एक पूरी चेन पेश की। इसमें लास्ट सीन थियरी थी, यानी आखिरी बार पीड़ितों को आरोपियों के साथ ही जिंदा देखा गया था। जी। घर का अंदर से बंद होना, किसी भारी व्यक्ति के आने का सबूत न मिलना और कथित तौर पर अपराध के बाद सबूत मिटाने की कोशिशें, ये सब दलीलें दी गईं। और कोर्ट ने क्या माना? 25 नवंबर 2013 को विशेष सीबीआई जज श्याम लाल ने डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार को अपनी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज दोनों की हत्या का दोषी करार दिया। दोषी करार दिया? हाँ, उन्हें आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, धारा 201 यानी सबूत मिटाना और धारा 34 यानी कॉमन इंटेंशन के तहत दोषी पाया गया। डॉक्टर राजेश तलवार पर धारा 203 यानी पुलिस को गलत जानकारी देना भी लगाई गई। और अगले ही दिन 26 नवंबर 2013 को अदालत ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। उन्हें तुरंत डासना जेल भेज दिया गया। ये तो बहुत ही बड़ा फैसला था। तलवार दंपति ने इसे जरूर चुनौती दी होगी हाई कोर्ट में। हाँ बिल्कुल, उन्होंने इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की। हाई कोर्ट में जस्टिस B.K. नारायण और जस्टिस A.K. मिश्रा की बेंच ने मामले की काफी लंबी सुनवाई की।
सीबीआई ने अपनी दलीलें रखीं, बचाव पक्ष ने निचली अदालत के फैसले की कमियां गिनाई और सबूतों पर फिर से सवाल उठाए। और हाईकोर्ट का नजरिया क्या रहा इस पर? क्या फैसला दिया उन्होंने? करीब 4 साल लगे इस अपील के फैसले में। 12 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना वो फैसला सुनाया जिसका सबको इंतजार था, और उन्होंने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। मतलब बरी कर दिया। हाँ, बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने माना कि सीबीआई ने जो सबूत पेश किए हाँ। वो परिस्थितिजन्य तो है, लेकिन उनकी कड़ियां इतनी मजबूत और अटूट नहीं है कि संदेह की कोई गुंजाइश ही न बचे। कोर्ट ने कहा कि कई अहम सवालों के जवाब मिले ही नहीं, जैसे हत्या में इस्तेमाल हथियार कौन सा था ये स्पष्ट नहीं हो पाया, और जांच में भी कई खामियां थीं। तो किस आधार पर बरी किया? सबसे अहम बात, हाईकोर्ट ने कहा कि जो अभियोजन पक्ष है यानी सीबीआई, वो बिना किसी उचित संदेह के परे, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ये साबित नहीं कर पाया कि हत्याएं तलवार दंपति ने ही की हैं। इसीलिए क्रिमिनल लॉ का जो एक स्थापित सिद्धांत है, संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट, हाँ, वो देते हुए हाईकोर्ट ने राजेश और नूपुर तलवार को दोनों हत्याओं के आरोपों से बरी कर दिया। संदेह का लाभ मतलब अगर सबूत पक्के ना हों और शक बाकी रह जाए तो आरोपी को दोषी नहीं माना जा सकता। तो सीबीआई ने क्या हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी? हाँ, सीबीआई ने हाईकोर्ट के बरी करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। हेमराज की पत्नी ने भी अपील दायर की थी, लेकिन 2018-19 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने इन अपीलों को या तो विचार के लिए स्वीकार नहीं किया या बाद में खारिज कर दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो बरी करने का फैसला था वही फाइनल माना गया। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? तलवार दंपत्ति कानूनी तौर पर बरी हो गए, तो क्या अब ये केस बंद हो गया है? आज इसका स्टेटस क्या है? देखिए, तलवार दंपत्ति अक्टूबर 2017 में दासना जेल से रिहा हो गए। कानूनी तौर पर वो निर्दोष हैं, लेकिन जहां तक हत्या के रहस्य का सवाल है, वो केस आधिकारिक तौर पर आज भी 2025 में भी अनसुलझा ही है। अनसुलझा? हाँ, क्योंकि अगर तलवार दंपत्ति कातिल नहीं थे, जैसा कि हाईकोर्ट ने माना, और पहले जिन नौकरों पर शक था, कृष्णा, राजकुमार, विजय मंडल, वो भी सबूतों के अभाव में बरी हो गए, तो फिर असली कातिल कौन था ये पता नहीं चल पाया है, और फिलहाल किसी नई जांच की कोई औपचारिक घोषणा या कोई प्लान सामने नहीं आया है। ये पूरा मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रहा, इसने हमारे समाज पर, हमारी व्यवस्था पर भी बहुत गहरे निशान छोड़े हैं। इसका असर क्या रहा है? बिल्कुल, ये केस कई गंभीर बहसों का सेंटर बना। सबसे पहले तो मीडिया ट्रायल का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा। हाँ, वो तो बहुत हुआ था इस केस में। बहुत ज्यादा। कैसे कुछ मीडिया हाउसेस ने बिना सबूतों के ही अपने फैसले सुना दिए और एक तरह का पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश की। फिर जांच एजेंसियों की बात करें तो खासकर शुरुआती नोएडा पुलिस और बाद में सीबीआई की जांच में जो भारी चूकें हुईं, जो विरोधाभास सामने आए, उन्होंने उनकी क्रेडिबिलिटी पर गंभीर सवाल खड़े किए। इसने हमारी पूरी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की कमजोरियों को उजागर कर दिया। और न्याय मिलने में जो देरी हुई उस पर भी सवाल उठे होंगे। हाँ, न्याय प्रक्रिया में लगने वाली देरी, वो भी एक बड़ा मुद्दा बनी। इस केस ने दिखाया कि कैसे एक जटिल मामला सालों तक अदालतों में खिंच सकता है। एक किताब भी आई थी, शायद स्पेशल क्लास या कुछ ऐसा ही नाम था, जिसने काफी विवाद खड़ा किया था। उसमें जांच के अंदरूनी पहलुओं और कथित गड़बड़ियों पर रोशनी डालने का दावा किया गया था। तलवार परिवार को व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा। हाँ, जाहिर है। रिहाई के बाद उन्होंने अपना डेंटल क्लिनिक फिर से खोला, लेकिन उन्हें एक तरह के सामाजिक कलंक और बहिष्कार का भी सामना करना पड़ा। क्या इस घटना ने बच्चों की सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर भी कोई असर डाला? कोई बदलाव आया? देखिए, इस घटना ने घरों के अंदर बच्चों की सुरक्षा, खासकर टीनेजर्स की सुरक्षा और उनके बदलते सामाजिक माहौल पर बहस तो छेड़ी। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि इसके नतीजे में कोई ठोस नया कानून बना या सुरक्षा नीतियों में कोई बड़ा बदलाव आया हो। हालांकि ये केस आज भी जिंदा है। डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, पॉडकास्ट बन रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं। हाँ, ये दिखाता है कि लोगों की रुचि अभी भी है। बिल्कुल, और न्याय की तलाश भी शायद अभी जारी है। अभी हाल ही में जब पास के ही निठारी कांड के कुछ मामलों में आरोपी पंढेर और कोली को हाईकोर्ट ने बरी किया, तो फिर से इस केस से तुलना की गई कि कैसे इतने गंभीर मामलों में भी जांच और सबूतों की कमी के चलते न्याय अपने अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंच पाता। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? संक्षेप में कहें तो ये एक भयानक डबल मर्डर था, जिसकी जांच पहले दिन से ही गलतियों, लापरवाही और विवादों से घिरी रही।
शक की सुई लगातार घूमती रही, पहले फरार नौकर हेमराज पर, फिर उसके दोस्तों पर, और आखिर में सबसे ज्यादा समय तक आरुषि के अपने माता-पिता पर। सीबीआई की 2 टीमों की जांच में भी एक राय नहीं बन पाई। निचली अदालत ने परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर माता-पिता को दोषी ठहराया, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हीं सबूतों को संदेह से परे नहीं माना और उन्हें बरी कर दिया। और नतीजा ये है कि इतने साल और इतनी जांच के बाद भी ये साफ नहीं है कि कत्ल आखिर किया किसने। और अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये मामला हमें क्या सिखाता है या क्या सोचने पर मजबूर करता है? ये मामला एक तरह की केस स्टडी है। ये दिखाता है कि कैसे जांच प्रक्रिया की शुरुआती खामियां, जैसे क्राइम सीन को सुरक्षित न रखना, सबूतों को ठीक से इकट्ठा न करना और शायद पहले से बने विचारों के आधार पर जांच को दिशा देना, ये सब न्याय की पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतार सकता है। सही बात है। इसमें अधूरे या विरोधाभासी सबूतों का रोल और मीडिया के बेतहाशा दबाव का असर, इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संदेह के लाभ के सिद्धांत ने तलवार दंपत्ति को कानूनी राहत जरूर दी, लेकिन इसने समाज के मन में जो सवाल थे उनका जवाब नहीं दिया। ये हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो सीमाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको बहुत साफ तौर पर दिखाता है। तो अंत में सोचने वाली बात यही रह जाती है कि अगर तलवार दंपत्ति निर्दोष थे, जैसा कि हाईकोर्ट ने माना, और जो शुरुआती संदिग्ध थे हेमराज के दोस्त, वो भी बेगुनाह साबित हुए, तो फिर 15-16 मई 2008 की उस रात नोएडा के जलवायु विहार के उस बंद फ्लैट L32 में आखिर कौन था? किसने 2 इंसानों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी? क्या कोई ऐसा बाहरी कातिल था जो आया, कत्ल किया और बिना कोई निशान छोड़े चला गया? या शायद ये मामला हमें इस कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता है कि कभी-कभी इतने भयानक अपराधों के बावजूद हमारी व्यवस्था निर्णायक जवाब ढूंढ पाने में नाकाम रहती है। और जब इतने हाई प्रोफाइल, इतने ज्यादा जांचे परखे गए मामले का सच सामने नहीं आ पाता, तो फिर आम आदमी का न्याय व्यवस्था पर भरोसा वो कैसे कायम रहेगा?